हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप की, या आप टेलीग्राम ऐप पे जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपके सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे में लागू किया गया था। दोस्तों, जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक है, इसने जो है 2018 में, ठीक है, 2018 में जो ये विधेयक था, इसको अधिनियम का स्थान इसने ले लिया है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो बताइए आप लोग कि इसे लागू किस वर्ष किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं 1988, 1984, 1986 या 1989। तो फ्रेंड, बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का जो है इसको लागू कब किया गया था। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 यानी कि 1986, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसे जो है 1986 में लागू किया गया था। और 1986 में कब लागू किया गया था, तो 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 1986 को इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि गन मेटल किस धातु से निर्मित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि जो गन मेटल होती है ये किसकी मिश्र धातु से निर्मित होती है। ऑप्शन हैं कॉपर, टिन और जिंक। ऑप्शन बी है आपका कॉपर, लेड और सिल्वर। ऑप्शन सी है कॉपर, जिंक और लेड। या ऑप्शन डी है आपका कॉपर, आयरन और निकेल। तो गन मेटल किस की जो है मिश्र धातु है, बताना है आपको कि किससे निर्मित होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर, टिन और जिंक, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो गन मेटल होती है ये कॉपर, टिन और जिंक की मिश्र धातु होती है। ठीक है, इसमें जो है जो कॉपर होता है वो होता है 88%। ठीक है, कॉपर 88% होता है। जो तांबा होता है वो होता है 10%। और जो जिंक होता है वो होती है 2%। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कॉपर, टिन और जिंक। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा है उसको भी मैंने आपको बता दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ठीक है, अगर जो है आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को 10 सेकंड बैक कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था। तो सिंपल सा है कि किस विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या समवर्ती सूची। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसको जो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिए कि पंचवर्षीय योजना ये सोवियत जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मौलिक अधिकार हैं ये सभी को पता है कि ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो माफ कीजिए, जो डुगोंग है ये किस जैवमंडल संरक्षण का प्रमुख जीव है। ऑप्शन हैं सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस या ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो फ्रेंड्स, बताइए आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डुगोंग यानी कि इसको जो है समुद्री गाय भी बोलते हैं, समुद्री गाय, और ये समुद्र में पाया जाने वाला स्तनधारी जीव है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, तो मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसको जो है क्या बोलते हैं, तो समुद्री गाय भी बोलते हैं। आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप की, या आप अपने टेलीग्राम ऐप पे जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, JOB XP। ठीक है, जॉब एक्सपी। क्लियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि तो गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन या तैराकी। बताइए आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स जो गुरजीत कौर हैं ये एक हॉकी प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, ये एक हॉकी प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो काफ़ी जल्दी से प्रश्न हम कवर करेंगे जिसमें आपका कम टाइम जाए, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दें। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये कुछ त्यौहार दिए गए हुए हैं। ठीक है, बोनाल, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया, माफ कीजिए तृतीया, या हर्निवल। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि इनमें से कौन सा त्यौहार है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाली तृतीया, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और हम चलिए अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये आपका छप्पड़ मेला है, ठीक है, छप्पड़ मेला ये जो है लुधियाना यानी कि पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, और जो हार्डबल उत्सव है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नागालैंड में मनाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो खास विशेषता है बाली तृतीया की, जो कि उड़ीसा का जो है त्यौहार है, तो ये जो है विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि इसमें व्रत रहती हैं। ठीक है, इसमें जो लेडीज होती हैं विवाहित तो वो व्रत रहती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बच गया बोनाल, तो ये जो है मनाया जाता है, ये तेलंगाना में मनाते हैं। ठीक है, बोनाल को तेलंगाना में मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। क्लियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला काफ़ी इजी प्रश्न है कि बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी कमी, माफ कीजिए बेरी बेरी जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1 या विटामिन B12। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, हम लोग को इसको 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो बेरी बेरी रोग है ये जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से जो उत्पन्न रोग होता है वो बेरी बेरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसको मैंने SSC के एग्जाम में भी देखा था। प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस हैं काफ़ी खां, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन। तो आईने अकबरी किसने लिखा है बताइए आप लोग। तो हम सभी को पता है कि जो आईने अकबरी के लेखक हैं ये हैं अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये अकबर के प्रमुख दरबारी थे, याद रखिए। ठीक है, कौन थे, अबुल फजल। आईने अकबरी इनकी कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जो गोल गुंबज है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था और 17वीं शताब्दी में बनवाया था। 17वीं नहीं 17वीं। ठीक है, 17th। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों ये जो है विजयपुर में स्थित है, जिसको बीजापुर पे बोलते हैं। ठीक है, पहले बोलते थे। क्लियर फ्रेंड्स, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो बस एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रश्न है कि ये फ्रेंड्स जो है 2019 का पेपर है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का है। तो ऑप्शन है फगुआ, फुगड़ी, बिहू या माच। तो इनमें से कौन सा नृत्य गोवा का है। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुगड़ी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जो फुगड़ी नृत्य है ये गोवा का नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिहू जो है ये असम का नृत्य है, और जो माच है ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, MP का है, ये जो है असम का है। ठीक है, ये जो है गोवा का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक क्लियर हो गया सबके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो आपके ऑप्शंस हैं पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन या मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जब उस टाइम पूछा गया था 2019 में, ठीक है, तो उस टाइम था
ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, उस टाइम की बात करें 2019 की। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, करंट की, तो सरदार पटेल स्टेडियम जो है अहमदाबाद के गुजरात में, ठीक है, माफ कीजिए गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, तो वो इस समय सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही था। लेकिन अगर इस समय पूछ ले तो वो जो है सरदार पटेल स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी कोशिका अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं गोल्जी तंत्र, सूत्रकणिका, लयनका या अंतः प्रद्रवी जलिका। तो फ्रेंड्स, ये जो आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, ये कोशिका अंगक है लयनकाय। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, आशा करते हैं हम काफ़ी जल्दी से आपके क्वेश्चंस करवा रहे होंगे। तो मैंने बताया कोशिश ये रहती है कि हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस करवा दें, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, एग्जाम पास में है। कुछ लोग हैं तो बहुत लंबे वीडियो करते हैं, आपके क्वेश्चन 50 ही करवाएंगे, लेकिन आपका 1 घंटा ले लेंगे। हम आपके 30 से 25 से 35 तक क्वेश्चन सिर्फ हम आपके 20 मिनट से अंदर ही करवा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बिना ऑप्शंस पढ़े ही आप लोग बता देंगे कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि अमुक्तमाल्य का लेखन किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं अपने हर वीडियोस में आपसे डिस्कस करता हूं कि माफ कीजिए, जो बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है ये पूछते हैं। तो उसमें पूछा गया कि अमुक्तमाल्य का लेखन किसने किया है। तो आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का रॉय या हरिहर रॉय। तो इसमें से बताना है आपको कि आपके इस क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, जो बुक है अमुक्तमाल्य, ठीक है, माल्यद, तो इसका जो लेखन किया है ये किया है कृष्णदेव राय ने। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि अ प्राइम मिनिस्टर टू द रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। ठीक है, मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूं कि अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है। तो ये बुक है जो मैंने भी बताई आपको, तो इसका लेखन कौन से मुख्य जो है नौसेना एडमिरल ने किया है पुराने। ऑप्शंस हैं सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार या निर्मल कुमार। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुशील कुमार, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ, इसका जो लेखन किया है, इसका जो है ये द्वारा किया गया है सुशील कुमार जी के द्वारा। ठीक है, और ये जो है सन 1998 से 2001 तक नौसेना प्रमुख थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी है। ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये लड़ी गई थी तराइन की। ठीक है, तराइन की लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, और ये जो है तराइन के मैदान में जो है लड़ी गई थी, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, शायद करके भी पूछ ले। और इसमें जो है 2 बार युद्ध हुआ था। एक बार हुआ था 1191 में और एक बार हुआ था 1192 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और जो दूसरा युद्ध था, ठीक है, सेकंड जो वाला जो वॉर था, उसमें जो है मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो आपके ऑप्शन है राइजोबियम, स्यूडोमोनस, लैक्टोबैसिलस या एजोटोबैक्टर। तो बताइए आप लोग कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है।
तो फ्रेंड्स पहले हम जान लेते हैं कि ये जो है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है राइजोबियम। ठीक है, तो ये राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, और जो राइजोबियम होता है ये जो एक तरह के जीवाणु होते हैं जो किसी फलीदार, ठीक है, किसी फलीदार के कुल पौधों की गांठों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये राइजोबियम की क्वालिटी होती है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो किसी फलीदार, ठीक है, फलों की माफ कीजिए फलीदार पौधों की जो जड़ें होती हैं उनकी गांठों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है, चलिए कोई इशू नहीं है, इसको मैं से सॉल्व कर लेते हैं। पूछा क्या था इसमें कि जीएसटी परिभाषा, माफ कीजिए, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 33, 35, 25 या 23। तो फ्रेंड्स जो जीएसटी परिषद में सदस्य थे ये थे आपके 33, ठीक है, 33 सदस्य थे जीएसटी परिषद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी हो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका उस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। एक चीज़ जान लीजिए जीएसटी के बारे में, कभी पूछ लेता है कि ये जो जीएसटी है ये संविधान के 101वें संशोधन, ठीक है, 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279, ठीक है, 279A में जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है जीएसटी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी यूपी SSC के JA जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में कि जीएसटी को लागू कब किया गया, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जून 2000 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है? तो दोस्तों जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार बताना है आपको कि कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है। तो आपके ऑप्शन है रावत भाटा, कुंडनकुलम, कैगा या काकापारा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडनकुलम। ये इसमें भी है। ठीक है, ये जो है सबसे अधिक नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये ऐसा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है और ये जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपके ऑप्शन से 1925, 1922, 1927 या 1930। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1925, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में, और 1925 में कब? तो ये दिसंबर के माह में हुआ था, मुझे डेट फिक्स में यही नहीं याद है। ठीक है, और ये मैंने अपने जो मेरे दिल्ली पुलिस के वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस भी किया है, और उसमें भी मैंने काफ़ी आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर डिस्कस किए हैं, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और ये जो है कानपुर में जो इसकी स्थापना की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, कानपुर में। ठीक है, कानपुर यूपी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि द साइलेंट क्राई, ठीक है, ये पुस्तक है, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन है हारुकी मुराकमी, ऑप्शन 2 है आपका केंजुबुरु ओए, जॉन मिल्टन या माइकल मधुसूदन दत्त। तो इनमें से बताइए कि द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखन किया है केंजाबुरु ओए ने, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें जो है सन 1994 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1994 में इनको जो है साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, कभी पूछ ले कि केंजाबुरु ओए को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1994 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बात 19वें सत्र की हुई है, और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बताना है आपको कि उस समय कौन थे। तो आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष, सुरेश नाथ बनर्जी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बता देते हैं आपको कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां सत्र था, ठीक है, 19वां सत्र, ये जो है दिसंबर माह में
1903 में इसको आयोजित किया गया था। और कहाँ? तो मद्रास में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसकी सदस्यता जो की थी, ठीक है, इसकी सदस्यता की थी लाल मोहन घोष ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ कि 1903 में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। 19वां सत्र 1903, ये सही है। 1903 में इसको आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने की थी, ठीक है। और ये मद्रास में इसको आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स? देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। तो इसमें आपको राजकोषीय घाटा का अर्थ बताना है कि क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय या सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो इसमें से बताना है आपको कि राजकोषीय घाटा की परिभाषा माफ कीजिए, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को जो है राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट कीजिए। और कम समय में हमने सिर्फ 20 मिनट में आपके 25 क्वेश्चंस कवर करा दिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।